स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। ओरड भूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. राजस्थान में सभी ओरड वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत आधिकारिक तौर पर सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित हैं। 2. राजस्थान में ओरड भूमि को देवड़ा, मालवन, देवघाट, मंदिर वन आदि भी कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी केवल दो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ओरन राजस्थान में पवित्र वन क्षेत्र है जिन्हें पारंपरिक रूप से ग्रामीण समुदायों द्वारा संरक्षित और प्रबंधित किया जाता है। वे जैव विविधता के संरक्षण और सांस्कृतिक धार्मिक परंपराओं को बनाए रखने में दोहरी भूमिका निभाते हैं। इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है, अतः कथन एक सही नहीं है। राजस्थान में ओरड को देवड़ा, मालवड़, देवराई, रखत पानी, देवघाट, मंदिर वन और बाग भी कहा जाता है, इसलिए कथन 2 सही है, अतः विकल्प बी सही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. अधिनियम के तहत केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य के लिए खाद्यान्न आवंटन निर्धारित करती है। 2. उत्तर प्रदेश ने NFSA के अंतर्गत लाभार्थियों के आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त कर दिया है। 3. पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थी राज्य सरकार से खाद्य सुरक्षा भत्ता पाने के हकदार होते हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। केंद्र सरकार NFSA के तहत प्रत्येक राज्य के लिए खाद्यान्न आवंटन का निर्धारण ग्रामीण क्षेत्रों में 64.46% और शहरी क्षेत्रों में 78.54% के निश्चित जनसंख्या कवरेज के आधार पर करती है, इसलिए कथन एक सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लाभार्थी आवंटन के लिए जिलेवार कोटा प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय किया है, ताकि पात्र परिवारों, खासकर पिछड़े और वंचित जिलों में अधिक न्याय संगत कवरेज सुनिश्चित किया जा सके, इसलिए कथन 2 सही है। पात्र खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थी खाद्य सुरक्षा भत्ते के हकदार हैं, जिसे राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए, इसलिए कथन 3 सही है, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 राजस्थान के किन जिलों में आयोजित किया गया? ए जोधपुर, बी उदयपुर, सी शहर, डी जयपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी जयपुर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन दिसंबर 2024 में जयपुर एग्जीबिशन कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा जयपुर में किया जाएगा। निवेश शिखर सम्मेलन का विषय था रिप्लीट, रिस्पॉन्सिबल, रेडी, अर्थात पूर्ण, जिम्मेदार, तैयार, जिसमें सतत खनन, जल सुरक्षा और महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप पर चर्चा की गई, अतः विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1. विदेश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं। 2. वे सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं। नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी 1 और 2 दोनों, सी केवल 2, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 1 और 2 दोनों। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारतीय संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का विवरण है। भाग 3 को भारतीय संविधान के मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मूल अधिकारों का महत्व, ये मनुष्य की भौतिक और नैतिक सुरक्षा के लिए आवश्यक शर्तें प्रदान करते हैं। ये देश में विधि सम्मत शासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, अतः कथन एक सही है। ये अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करते हैं। उन्होंने भारतीय संघ की पंथ निरपेक्षता को सुदृढ़ करने का कार्य किया। ये सरकार के प्राधिकार की निरपेक्षता की जांच करते हैं, अतः कथन 2 सही है। उन्होंने सामाजिक समानता और सामाजिक न्याय की आधारशिला रखी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता आरंभ की? ए 1853 का चार्टर अधिनियम, बी 1813 का चार्टर अधिनियम, सी 1833 का चार्टर अधिनियम, डी 1793 का चार्टर अधिनियम। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 1853 का चार्टर अधिनियम। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। वर्ष 1793 और वर्ष 1853 के दौरान ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किए गए चार्टर अधिनियमों की श्रृंखला में यह अंतिम अधिनियम था। इसने सिविल सेवकों के चयन हेतु खुली प्रतियोगिता व्यवस्था का आरंभ किया, अतः विकल्प ए सही है। मैकाले समिति भारतीय सिविल सेवा समिति की नियुक्ति वर्ष 1854 में की गई थी। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? ए अनुच्छेद 81, बी अनुच्छेद 76, सी अनुच्छेद 83, डी अनुच्छेद 78। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 76। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। भारत का महान्यायवादी या AGI यह संघ की कार्यपालिका का एक अंग और देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का प्रावधान है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, परमाणु की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणु समभारिक कहलाते हैं। 2. समस्थानिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, सी न तो 1 और न ही 2, डी केवल 2। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी न तो 1 और न ही 2। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। समभारिक और समस्थानिक किसी भी परमाणु की संरचना को परमाणु द्रव्यमान संख्या ए और परमाणु संख्या Z अर्थात AZX के साथ सामान्य तत्व प्रतीक X का उपयोग करके दर्शाया जा सकता है। समभारिक समान द्रव्यमान संख्या लेकिन भिन्न परमाणु संख्या वाले परमाणु होते हैं। उदाहरण के लिए 614C और 714Na, अतः कथन 1 सही नहीं है। समान परमाणु संख्या लेकिन भिन्न परमाणु द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को समस्थानिक के रूप में जाना जाता है, अतः कथन 2 सही नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय यौगिक नहीं है? ए लिथियम हाइड्रोक्साइड, बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड, सी स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, डी बेरियम हाइड्रोक्साइड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी हाइड्रोजन ब्रोमाइड। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। धात्विक हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षार होते हैं, जबकि हैलोजन समूह FCI-BrI हाइड्रोजन के साथ संयोग कर प्रबल अम्ल बनाते हैं। 6 प्रबल अम्ल HCiO4, परक्लोरिक अम्ल HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HBr हाइड्रोब्रोमिक अम्ल, HI हाइड्रोआयोडिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। 6 प्रबल क्षार LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, SrOH2 स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, BaOH2 बेरियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने फिलॉसफी ऑफ बम लिखा? ए भगत सिंह, बी चंद्रशेखर आजाद, सी भगवती चरण बोहरा, डी रामप्रसाद बिस्मिल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी भगवती चरण बोहरा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा ने प्रसिद्ध लेख फिलॉसफी ऑफ द बम लिखा था, अतः विकल्प सी सही है। भगवती चरण बोहरा के राजनीतिक दस्तावेज नौजवान सभा का घोषणा पत्र और HSRA का घोषणा पत्र थे। भगत सिंह ने अपने साथियों के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा नामक एक उग्रवादी युवा संगठन की स्थापना की। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? 1. यह प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट का न्यायालय होता है। 2. इसके तहत केवल सिविल न्यायालयों की शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए केवल 1, बी दोनों 1 और 2, सी केवल 2, डी न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।